Hello class. Today another interesting and important topic is stomatal structure, types, distribution, mechanism of opening and closing of stomata, stomatal transpiration, its function and its significance. स्टोमेटा एक स्मॉल पोर होते हैं जो कि लीफ की एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ तक स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, स्टोमेटा लोअर सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अपर सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं। ये पोजीशन डाइकॉट लीफ में देखने को मिलती है। मोनोकॉट लीफ में नंबर ऑफ स्टोमेटा दोनों सरफेस पे मोस्टली इक्वल होती है, क्योंकि मोनोकॉट लीफ आइसोबायलेटरल होने की वजह से डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों सरफेस पे स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। अंडर माइक्रोस्कोप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। स्टोमेटल पोर को कवर किए हुए किडनी शेप या बीन शेप की सेल पाई जाती है, जिसे गार्ड सेल कहते हैं। ये गार्ड सेल सब्सिडरी सेल से घिरे हुए रहते हैं। ये सब्सिडरी सेल स्पेशल टाइप की एपिडर्मल सेल होती है जो कि गार्ड सेल के चारों तरफ पाई जाती है। इनका नंबर और साइज डिफरेंट लीफ में डिफरेंट होता है। स्टोमेटल पोर और गार्ड सेल को कवर किए हुए सराउंडिंग सब्सिडरी सेल जो होती हैं, ये आपस में मिलकर स्टोमेटल एपरेटस को फॉर्म करती हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देखें तो लीफ की एपिडर्मिस के जस्ट नीचे गार्ड सेल नज़र आती है, जिनकी ओपनिंग स्टोमेटल पोर के थ्रू टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर होती है। इन गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट पाए जाते हैं और ये सेल पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है। गार्ड सेल की आउटर वॉल थिन होती है और इनर वॉल कंपेरिजन टू आउटर वॉल थिक होती है। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्टोमेटल रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ये गार्ड सेल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गार्ड सेल के अलावा एपिडर्मल सेल और रेडियली अरेंज सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं, जो कि स्टोमल पोर को कंट्रोल करते हैं। ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स स्टोमेटा के मैकेनिज्म में, यानी स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉमनली दो टाइप के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, डाइकॉट में पाए जाने वाले स्टोमेटा एंड मोनोकॉट में पाए जाने वाले स्टोमेटा। डाइकॉट में पाए जाने वाले स्टोमेटा किडनी शेप या बीन शेप के होते हैं, जबकि मोनोकॉट में पाए जाने वाले स्टोमेटा डम्बल शेप के होते हैं। डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा गार्ड सेल के शेप और साइज और सब्सिडरी सेल के नंबर पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरासाइटिक या रुबेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। इस टाइप के स्टोमेटा में स्टोमा को घेरे हुए दो सब्सिडरी सेल पाई जाती हैं। ये सब्सिडरी सेल गार्ड सेल के पैरेलल होती हैं। साइक्लोसाइटिक स्टोमेटा में गार्ड सेल तो पाई जाती हैं जो कि स्टोमा को कवर किए हुए रहती हैं, लेकिन इसमें जो सब्सिडरी सेल पाई जाती हैं वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये संख्या 4 से ज़्यादा हो सकती है। एक्सेप्ट दिस टाइप के स्टोमेटा प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के और भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसे टेट्रासाइटिक, एक्टिनोसाइटिक, एनिमोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक, डाइसाइटिक एंड ग्रेमिनियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। टाइप ऑफ स्टोमेटा काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे एम्फीसाइक्लोसाइटिक, एक्टिनोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक, एम्फी एनाइसोसाइटिक, पेरिसाइटिक, पोलोसाइटिक, एम्फीस्टेमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक, एपीस्टोमेटिक एंड डाइएस्टिक, एम्फी डाइसाइटिक। इस तरह से कई और स्टोमेटा की टाइप्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इनकी डिटेल्स में जाएं, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टाइप ऑफ स्टोमेटा हम काफ़ी डिटेल में जानें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिस्क्रिप्शन के साथ इसको बताऊंगी। प्लांट में स्टोमेटा
तीन वाइटल एक्टिविटीज़ में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉर एग्जाम्पल इन फोटोसिंथेसिस, इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड इन ट्रांसपायरेशन। एज वी नो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट सनलाइट एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जिसे एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू ही लिया जाता है। फिर बाय गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज के थ्रू स्टोमेटा ही सेलुलर रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। रेस्पिरेशन में हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज़ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। जब वाटर का एवोपरेशन होता है और वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस ट्रांसपायरेशन में कंप्लीट होती है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन सबसे पहले रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जहाँ से ये वाटर स्टेम से होते हुए लीफ के वेंस के थ्रू लीफ टिश्यूज़ में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लीफ में बहुत सारी मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं, जिसकी सरफेस इंटरसेलुलर स्पेस से कनेक्टेड रहती है। इस सरफेस के कनेक्शन की वजह से वाटर की एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर वाटर फिल्म बनने से वाटर इवोपरेट होने लगता है और ये प्रोसेस लगातार होती है, जिससे इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर वेपर के फॉर्म में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ये वाटर वेपर कनेक्टिंग इंटरसेलुलर स्पेस से डिफ्यूजन के थ्रू सब स्टोमेटल स्पेस में पहुँचता है, जहाँ से ये वाटर वेपर स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। ये प्रोसेस ओपन स्टोमेटा में चलती रहती है। इट मीन्स स्टोमेटा में ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक स्टोमेटा ओपन रहते हैं। इसलिए स्टोमेटा के क्लोज होते ही ट्रांसपायरेशन रुक जाता है। प्लांट्स में मेनली 3 टाइप्स के ट्रांसपायरेशन देखने को मिलते हैं: स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। किसी भी स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर के चेंजेस के कारण होता है। स्टोमेटा रेगुलेशन के मैकेनिज़्म को समझने के लिए और इसे याद रखने के लिए मैंने इसे 3 बेसिक पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली, स्टोमेटा की ओपनिंग दिन के समय किस कंडीशन में होती है। सेकंड, जब लाइट की एब्सेंस होती है यानी रात का वक्त होता है तो स्टोमेटा क्लोज क्यों हो जाते हैं, यानी स्टोमेटा क्लोज होने की वो क्या कंडीशन रहती है। एंड थर्ड वन, इस पूरे स्टोमेटल मूवमेंट में कौन सा प्लांट हार्मोन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड रिगार्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. Some important theories are given here. First theory is a theory of photosynthesis in guard cell. Starch sugar interconversion theory. Theory of glycolate metabolism and active potassium transport ion concept. स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एटमॉस्फेयर में और लाइट की एब्सेंस में भी ओपन होते हैं, जो कि बेसिकली गार्ड सेल में प्रेजेंट पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से होता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से पोटेशियम आयन के एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्योरी को काफ़ी सपोर्ट मिला। इस एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को इमामुरा और फिजिनो ने 1959 में दिया था, जिसका बाद में 1975 में लेविट और रस्किन ने सपोर्ट किया था। ये एक एक्टिव मैकेनिज़्म है जिसमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी काफ़ी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। इस पूरे मैकेनिज़्म को हम 3 बेसिक पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये मैकेनिज़्म काफ़ी ईजी वे में आप लोगों को याद रह जाए। ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म में जो स्टार्च फॉर्म होता है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैलिक एसिड डिसोशिएट होकर के हाइड्रोजन आयन और मैलेट आयन फॉर्म करता है। ये हाइड्रोजन आयन
गार्ड सेल से निकलकर सब्सिडियरी सेल में पहुंच जाते हैं, जबकि पोटेशियम आयन सब्सिडियरी सेल से निकल करके गार्ड सेल में एंटर कर जाते हैं। इस तरह से गार्ड सेल में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, जिससे गार्ड सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। गार्ड सेल में पोटेशियम आयन का आना क्लोराइड आयन के इनटेक पर बेस्ड होता है, यानी गार्ड सेल में जितने भी पोटेशियम आयन आते हैं वो क्लोराइड आयन के इनटेक से बैलेंस होते हैं। इस ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से गार्ड सेल के सराउंडिंग सेल से एंडोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर की एंट्री गार्ड सेल में होनी शुरू हो जाती है, जिससे गार्ड सेल टर्जिड हो जाती हैं। गार्ड सेल के टर्जिड होने से गार्ड सेल की आउटर थिन वॉल स्ट्रेच हो जाती है, जिससे इनर थिक वॉल भी खिंच जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। सेकेंड कंडीशन एब्सेंस ऑफ लाइट में स्टोमेटा का क्लोज होना, यानी रात के वक्त जब लाइट नहीं होती है तब फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती, तब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन गार्ड सेल में काफ़ी बढ़ जाता है और गार्ड सेल का नेचर एसिडिक हो जाता है, यानी यहाँ pH 5 हो जाता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सब स्टोमेटल कैविटीज़ में भी इंक्रीज़ होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये एक प्लांट हार्मोन को इनिशिएट करता है। ये प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड होता है। इस एब्सिसिक एसिड के रिलीज़ होने से पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन का अपटेक रुक जाता है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटर हार्मोन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है। पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन का एक्सचेंज रुक जाता है। पोटेशियम आयन वापस सब्सिडियरी सेल में चले जाते हैं। पोटेशियम आयन के सब्सिडियरी सेल में जाने की वजह से गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाता है। गार्ड सेल का कंसंट्रेशन कम होने से यहाँ का pH काफ़ी कम हो जाता है। pH कम होने से वाटर एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल से बाहर जाने लगती हैं, जिससे गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है, यानी सिकुड़ने लगता है। इस तरह से गार्ड सेल से एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर बाहर निकलता है, जिससे गार्ड सेल की इनर वॉल आपस में मिल जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। प्लांट में स्टोमेटा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये प्लांट में एक्सेस वाटर को गार्ड सेल की हेल्प से कंट्रोल करता है।